Hello everyone, good evening to all of you. I hope you guys are doing great. चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। और इस सेशन में हम लोग बात करेंगे फैक्ट्स, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी की, जो कि इस यूनिट का सेकेंड लास्ट टॉपिक है। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्स, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं। जितने भी लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सेशन को यदि लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कर लें फटाफट से। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ आपको दिखाना चाहते हो इस यूनिट से क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, जिससे कि आप लोगों को एक अंदाज़ा लग जाए कि हाँ, हम जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ भी आपके साथ में गलत नहीं हो रहा है। ठीक है, ना ही कुछ भी आपको गलत पढ़ाया जा रहा है। जस्ट अ मिनट, कहाँ गए? एकदम लास्ट वाली स्लाइड से चलते हैं। हाँ जी, तो ये 2021 का पेपर है। इस 2021 के पेपर में आप लोग देख लीजिए, ये अभी इसी साल का पेपर है। आप चाहें तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, वहाँ से भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2A आया है, जिसमें आप बात कर रहे हैं फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरिटी, बहुविषयकता के बढ़ते महत्व के दृष्टिकोण से आप समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों से कैसे संबंधित मानते हैं। हाउ डू यू रिलेट सोशियोलॉजी टू अदर सोशल साइंसेज। तो ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि पहले मैंने आपको पढ़ाया कि भाई सोशल साइंसेज में इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और ये सारी चीज़ें क्लासिकल में क्या होता है, और फिर बढ़ता जो है मल्टी डिसिप्लिन, जहाँ पर आप एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के बिना नहीं पढ़ सकते हो, तो वहाँ पे सोशियोलॉजी को आप बाकी की सोशल साइंसेज से कैसे रिलेट करोगे। तो हमने 7-8 सोशल साइंसेस करी। हमने इकोनॉमिक्स किया है, हमने पॉलिटिकल साइंस किया है, हमने डेमोग्राफी किया है, हमने एथिक्स किया है, हमने फिलॉसफी किया है, हमने साइकोलॉजी किया है, और भी हमने कुछ और चीज़ें करी हैं, हिस्ट्री किया है हमने। तो आप जो है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पाएंगे। 20 नंबर का ये सवाल है, तो आपको ये सब लिख के आना था जितना भी मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करेंगे आप लोग अपने वर्डिंग्स में। दूसरा एक सवाल फिर से 20 नंबर का है। इस यूनिट से 40 नंबर के क्वेश्चन आए हैं 2021 के पेपर में, सेकेंड यूनिट से। हाउ फार द सोशियोलॉजिस्ट जस्टिफाई इन यूजिंग पॉजिटिविस्ट अप्रोच। ठीक है, समाजशास्त्री लोग कितने ज़्यादा सक्षम हुए हैं। हाउ फार द सोशियोलॉजिस्ट जस्टिफाई, कितना ज़्यादा उन्होंने जस्टिफाई किया है, कितना उचित ठहराया जा सकता है। टू अंडरस्टैंड सोशल रियलिटी, यानी कि सामाजिक वास्तविकता को समझने के लिए, प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण, पॉजिटिविस्ट अप्रोच को कितना ज़्यादा आप ठीक मानते हो। तो मतलब सोशियोलॉजिस्ट ने कितना ज़्यादा उसको उचित ठहराया है। एक्सप्लेन विद द सूटेबल इलस्ट्रेशंस, ठीक है, जिसमें कि मैंने आपको कुछ इलस्ट्रेशंस भी दिए थे। कंसोलिडेशन ऑफ पॉजिटिविज्म, ये सब हमने किया था। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल भी दिए थे, 1-2। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल 2+2 4 वाला था। ठीक है, कितना ज़्यादा, और एक यहाँ पर एक वेबर का भी एग्जाम्पल था। कहने का मतलब है कि मैंने आपको ये पूरा कराया हुआ है कि सोशल रियलिटी को समझने के लिए अंबेडकर टेक एन एग्जाम्पल। ठीक है, सपोज यू आर स्टडिंग इन द कास्ट एंड एज एन सोशल फिनोमिना, तो उसकी सोशल रियलिटी को अंबेडकर और गांधी के एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। डरखाइम जब पॉजिटिविस्ट सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो अगर आप डरखाइमियन पॉजिटिविस्ट सोशियोलॉजी की बात करें, डरखाइम के हिसाब से, यू नीड नॉट टू बी कैरी अवे विद द इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि अब आप समझिए कि आपको मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। ठीक है, और मैंने पेपर आज देखा था 2021 वाला, जिसमें मैंने देखा कि आपका ये क्वेश्चन भर भर के पूछा गया है। इतना सब कुछ मैंने आपको लिखाया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। अगर क्रिटिक्स पूछ सकता है, इस बार आपको पेपर में क्रिटिक्स पूछे जा सकते हैं पॉजिटिविज्म के, या फिर नॉन पॉजिटिविस्ट मेथडोलॉजी आपको पूछी जा सकती है, क्योंकि वो कई बारी से नहीं पूछी गई हैं। तो 5-6 टॉपिक है, इनको ढंग से तैयार कर लोगे तो आप ही का फ़ायदा है। ठीक है, अदरवाइज फिर तो जयराम जी की है, करते रहो दुनिया में इधर उधर कुछ भी देखते रहिएगा, फिर जो मुद्दे की चीज़ है वो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये 2021 का पेपर हुआ, जिसमें से यूनिट 2 से आपके 2 क्वेश्चन 20-20 नंबर के पूछे जा चुके हैं। बात करते हैं 2020 के पेपर की। 2020 के पेपर में आपसे आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पूछा गया है 10 नंबर में।
इज सोशियोलॉजी अ वैल्यू फ्री साइंस? क्या समाजशास्त्र एक मूल्य निरपेक्ष विज्ञान है? आज का टॉपिक ही है फैक्ट, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी। कहने को लगता है कि बड़ा छोटा सा है, फैक्ट समझ लो, वैल्यू समझ लो क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी समझ लो, लेकिन यहाँ से सवाल आते हैं। ठीक है, तो 2010 में एक सवाल यहाँ से आया है और एक सवाल आया है साइंटिफिक मेथोडोलॉजी से, यानी कि आपसे इनडायरेक्टली पूछा है कि मेथोडोलॉजी इज अ सिस्टम ऑफ रूल, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर विच फॉर्म्स साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो मेथोडोलॉजी क्या है, मतलब बेसिकली तरीके क्या है। मेथोडोलॉजी वो एक कह सकते हैं वो तरीका है जो कि जिसमें आप रूल्स, सिस्टम ऑफ रूल्स पढ़ते हो, सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, वहाँ पे कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, एक तरीका होता है किसी भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को करने का। इस बात पे आपको कमेंट करना है और इस चीज़ को समझाना है। तो मैंने भाई साहब आपको साइंटिफिक मेथोडोलॉजी भी ऐसे ही भर भर के पढ़ाया है, जहाँ पे मैंने सबसे आपको पहले आपको साइंस समझाया था। ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है वो बताया था। ठीक है, एलिमेंट क्या है साइंटिफिक मेथड के वो बताया था कि कैसे कोई मेथोडोलॉजी जो है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बन सकती है। कि आप पहले पर्सपेक्टिव रखेंगे किसी भी मेथड में, सबसे पहले आप पर्सपेक्टिव देखते हैं, फिर हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं, फिर इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट को और थ्योरी बिल्ड करते हैं, और फिर जो है यही एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का तरीका बनता है। ठीक है, तो सोशियोलॉजी की ये जो अप्रोचेस वगैरह हैं ये तो सब आप पीछे देखते हैं कहाँ गया हमारा साइंटिफिक, हाँ जी ये रहा। तो स्टेप्स फॉर कंडक्टिंग अ रिसर्च, तो वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में कैसे तब्दील होती है कोई भी मेथोडोलॉजी, वो आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, क्लासिकल साइंटिफिक मेथड्स क्या थे एंड सोशल साइंस की रिसर्च हम कैसे करते थे ये भी आप बताएंगे इसमें। तो 10 नंबर का है, ठीक है, 150 नंबर वर्ड्स का है, आराम से आपके पास में इतना डेटा है कि आप भर भर के लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? आ गई होगी। तो आज के टॉपिक की तरफ चलें, अगर बात समझ में आ गई है तो आज का टॉपिक जो है वो एक बार और पूछा गया है। वैल्यू फ्री न्यूट्रलिटी तो चलो आपसे पूछ ली है, लेकिन एक बार और पूछा है आपसे, और क्वेश्चन था ये, इसका आपको आंसर भी कराऊंगा पूरा, यहाँ पे किस तरीके से लिखा हुआ है। क्वेश्चन था 2015 में आया था, एग्जामिन द प्रॉब्लम ऑफ मेंटेनिंग ऑब्जेक्टिविटी एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी। और आपसे अभी क्या पूछा है, वैल्यू फ्री साइंस। वैल्यू न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल होना यानी कि खाली होना किसी चीज़ का, और वैल्यू फ्री साइंस बात एक ही है। ठीक है, तो आपसे 10 नंबर में 2020 में पूछी है, 10 नंबर में 2015 में पूछी है। इन सोशल साइंस रिसर्च तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ऑब्जेक्टिविटी और वैल्यू न्यूट्रलिटी में जब आप सोशल साइंस की रिसर्च कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे। ठीक है, आंसर कैसे लिखना है वो भी बताऊंगे। तो सबसे पहले समझते हैं फैक्ट, वैल्यू, ऑब्जेक्टिविटी। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो कृपया करके पूछ लीजिएगा। डाउट्स आपके जो है, मेरा काम है आपके सारे के सारे डाउट्स का समाधान करना, अगर हो तो। ठीक है, क्योंकि होंगे ही। सबसे ज़्यादा एक डाउट ये होता है कि करंट अफेयर्स कैसे करें। तो भाई करंट अफेयर्स ऐसे करें कि पहले आप सिलेबस उठाएं, सिलेबस के साथ देखें कि क्या क्या यूनिट्स हैं, और फिर आप जो है क्या करें, फिर आप जो है न्यूज़पेपर डेली रीड करें। और आपको लगता है कि कहीं ऐसा कुछ मिल रहा है आपको जो सिलेबस से मिलता जुलता है, जिसको आप एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो, तो बिल्कुल करें। उसके अलावा पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखें कि आपसे पूछे कैसे क्वेश्चन जा चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, जैसे कि मैंने अभी आपको क्वेश्चंस दिखाए हैं, और तब मैंने आपको समझाया कि देखो इस यूनिट की, इस टॉपिक की कितनी वैल्यू है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो नहीं बनाया वो जैसे नॉन पॉजिटिविस्ट में, ठीक है, तो आप वो करेंगे अच्छे से, तो हो सकता है कि इस बार वहाँ से आ जाए। ठीक है जी, अब बात करते हैं फैक्ट, वैल्यू, ऑब्जेक्टिविटी की। अब कुछ सोशियोलॉजिस्ट हैं, जब भी वो सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, ठीक है, पढ़ते हैं या समझते हैं, तो वहाँ पर वो जो है ऑब्जेक्टिवली अपने फैक्ट्स को यूज़ करना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिवली का मतलब जिसके अंदर एक ही है तो मतलब एक ही है। ऑब्जेक्टिव मतलब पता है ना, समझाया था ना। एमसीक्यू कैसे करते हैं, एमसीक्यू के 2 अलग अलग आंसर हो सकते हैं क्या? तेरा अलग और मेरा अलग नहीं हो सकते ना। एमसीक्यू में अगर आंसर ए है तो आंसर ए ही रहेगा। ठीक है, चाहे 20,000 बच्चे दे रहे हो, चाहे 10 लाख बच्चे प्रीलिम्स दे रहे हो, तो एमसीक्यू में आंसर तो वही रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि अरे यार ये बच्चा जो है बहुत पिछड़े इलाके से आया है, इसके लिए एक काम करो, इसने आंसर बी लगाया तो बी कर देते, नहीं होगा। तो सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन जब कुछ सोशियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं तो वो ऑब्जेक्टिवली फैक्ट्स को यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब जो एक चीज़ है उसी चीज़ को उसी तरीके से यूज़ करना, उसमें अपनी कोई भी सब्जेक्टिविटी नहीं लगाते हैं, कोई भी अपना अपना जो है कोई भी व्यू पॉइंट नहीं लगाते हैं। जबकि कुछ कुछ ऐसे भी हैं सोशियोलॉजिस्ट जो आर्ग्यू करते हैं ये, कि जो सोशियोलॉजिस्ट की खुद की वैल्यूज़ होती हैं, खुद के मूल्य होते हैं,
वो मूल्य किसी भी सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में इनहेरेंट रहते हैं, आप उनको अलग कर ही नहीं सकते हो। कुछ कह रहे हैं कि नहीं हम तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली करते हैं, वैल्यू फ्री रहते हैं। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है वैल्यू न्यूट्रल रहना, ठीक है। कुछ कहते हैं कि आप वैल्यू न्यूट्रल हो ही नहीं सकते हो, आपको सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अगर आप समाज का अध्ययन कर रहे हैं तो आपके खुद के पर्सनल जो व्यू पॉइंट्स हैं वो आपको जरूर जो है कहीं ना कहीं आपकी सोशल रिसर्च में गाइड करते हुए मिलेंगे। इसीलिए फैक्ट्स, वैल्यू और ऑब्जेक्टिविटी ये 3 टर्म हैं जिन पे हमेशा ही सोशियोलॉजी के अंदर बहस विवाद चलता रहता है, ठीक है। कोई कहता है कि नहीं हम वैल्यू फ्री की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि वैल्यू न्यूट्रल हो ही नहीं सकते, कोई कह रहा है कि ऑब्जेक्टिविटी जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा है, कोई कह रहा है कि ऑब्जेक्टिविटी कैसे कर पाओगे आप, समाज में जो है यदि आप समाज के लोगों के ऊपर, किसी समाज के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं तो हर समाज का अपना एक तरीका होता है, समाज के अंदर हर व्यक्ति का अपना एक तरीका होता है, हर व्यक्ति का एक सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है। तो सब्जेक्टिविटी वहाँ आती है। अब बात करते हैं फैक्ट की। तो थोड़ा सा डेटा है, जैसे कि डेटा मतलब कि क्या आपको लिखना है। फैक्ट, फैक्ट ड्राइव हुआ है एक वर्ड फैक्टम से, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका मतलब है समथिंग मेड और डन, जो चीज़ हो चुकी है या जो चीज़ की जा चुकी है। जैसे कि अब मान लीजिए कि आपने कार खरीद ली है, तो कार खरीद ली है आपने, अब ये फैक्ट हो चुका है कि आपके पास एक एक्स कार है। अगर आपने वो कार बेच दी है, दैट मीन्स ये फैक्ट हो चुका है कि हाँ आपके पास एक एक्स कार थी, अब वो आपने बेच दी है, यानी कि आपके पास नहीं है, तो फैक्ट की बात है, ठीक है। इस बात में फैक्ट है। तो फैक्ट इज एन एम्पेरिकल वेरिएबल ऑब्जर्वेशन, वेरीफिएबल यानी कि कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसको आप वेरीफाई कर सकें। कार आपने खरीदी है तो आपके नाम पे पेपर होंगे, भले ही आप कार को हर जगह अपने साथ नहीं लेके चल रहे हैं, या कार आपको हर जगह साथ नहीं लेके चल रही है, लेकिन कार अगर आपके नाम आपने खरीदी है तो आपके नाम पे उसके पेपर होंगे, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। दैट कैन बी एग्रीड अपॉन एज रियल, फैक्ट वो होते हैं जो कि जिसपे सब लोग जो हैं एग्री कर लें कि यहाँ ये चीज़ वास्तव में सही है, रियल है, डेफिनेट है एंड इनकन्वर्टेबल है। इनकन्वर्टेबल मतलब कि इसको बदला नहीं जा सकता, तो वो फैक्ट होता है। जैसे कि पृथ्वी 365 दिन और कुछ घंटों में, ठीक है, 365 दिन और 6 घंटे में, ठीक है, सूर्य की पूरी परिक्रमा करती है। इस ऑब्जर्वेशन को आप वेरीफाई कर सकते हैं, ये ऑब्जर्वेशन रियल है, ये ऑब्जर्वेशन डेफिनेट है और ये ऑब्जर्वेशन इनकन्वर्टेबल है। तो ये एक फैक्ट हो गया कि नहीं हुआ? हाँ जी, ये फैक्ट हो गया। तो फैक्ट्स कैन बी परसीव्ड बाय अवर टैक्टिकल एंड ऑडियो विजुअल सेंस। तो फैक्ट्स को आप अपने सुन के जो है मान सकते हैं, सुन के सेंस कर सकते हैं, देख के सेंस कर सकते हैं, ठीक है, खुद टेस्ट करके सेंस कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स की बात करें, ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स कंस्टिट्यूट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ नेचुरल साइंस। यानी कि 2 तरीके के फैक्ट्स हो सकते हैं, एक सब्जेक्टिव फैक्ट, एक ऑब्जेक्टिव फैक्ट। सब्जेक्टिव फैक्ट वो होगा जिसमें नेचुरल साइंस यानी कि साइंस के सब्जेक्ट मैटर्स नहीं होंगे। ऑब्जेक्टिव फैक्ट वो है जिसमें साइंस के सब्जेक्ट मैटर्स होंगे, सब्जेक्ट मैटर ऑफ नेचुरल साइंस से जो डील करता है वो ऑब्जेक्टिव फैक्ट कहलाता है। सब्जेक्टिव फैक्ट हालांकि बहुत कुछ उसकी प्रोमिनेंस नहीं है, क्योंकि फैक्ट किसी के लिए बदलता नहीं है, फैक्ट सबके लिए एक ही रहता है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स आप जो है यहाँ पे पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव फैक्ट वो है जिसमें आप नेचुरल साइंस का यूज़ करके उसको वेरीफाई कर सकें, ठीक है। अब सिमिलर अटेम्प्ट सोशियोलॉजी के अंदर भी हुए हैं। सोशियोलॉजी में भी डर्कहाइम ने कॉन्सेप्ट दिया है सोशल फैक्ट्स का, ठीक है। डर्कहाइम गेव दी कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल फैक्ट्स, यानी कि फैक्ट वो भाई ये क्या है, वेरीफाई कर सको, रियल हो, डेफिनेट हो, इनकन्वर्टेबल हो, ये क्या है, ये साइंस ही तो है। साइंस मतलब कि कहने का कि कोई भी ऐसी चीज़ जो बदली ना जा सके, जो एक बार निर्धारित हो गई तो हो गई, ठीक है। अब डर्कहाइम ने इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, क्योंकि डर्कहाइम कौन थे? पॉजिटिविस्ट थे, ठीक है। और पॉजिटिविस्ट क्या कहते हैं कि नेचुरल साइंस की ही तरह है सोशियोलॉजी। तो इन्होंने सोशल फैक्ट का एक फिनोमेना दिया कि जैसे ऑब्जेक्टिव फैक्ट होते हैं साइंस के अंदर, वैसे ही सोशल फैक्ट होते हैं सोसाइटी के अंदर। उम्मीद है कि आज आप लोगों को जो है आवाज़ मेरी साफ आ रही होगी, तेज आ रही होगी। जिसने भी कैरियर गोल्स बाय रमा शर्मा को यदि नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए। लेकिन अब बात करते हैं आगे।
but there is no agreement even among sociologists themselves that which social facts are universal. कि भाई ये बात ठीक है, ये सब मान गए कि हाँ सोशल फैक्ट्स नाम का एक फिनोमेना होता है, समाज में कुछ निर्धारित फैक्ट होते हैं, लेकिन कौन से समाज के फैक्ट यूनिवर्सल हैं, पूरी दुनिया मानती है, और कौन से समाज के फैक्ट्स ऐसे हैं जिनको वो पर्टिकुलर समाज मानता है, इन चीज़ों पर अभी तक कोई एग्रीमेंट एज सच नहीं है। अब जैसे कि पंजाबी समाज है, ठीक है, पंजाबी सोसाइटी है, जब तक वो दिन में एक बार आलू का पराठा, ठीक है, मूली का पराठा, कोई भी पराठा ना खाएं, तो ये एक निर्धारित फैक्ट सा बन चुका है। अनटिल अनलेस वो लोग क्या डाइटिंग नहीं कर रहे हों, अगर कोई पंजाबी ऐसा है जो डाइटिंग नहीं कर रहा है और पंजाबी सोसाइटी के अंदर रहता है, तो भाई हफ्ते में एक बार छोले भटूरे और दिन में एक बार पराठे, ठीक है, ये क्या है, ये एक सोशल फैक्ट है, उनके समाज का सोशल। लेकिन क्या ये सोशल फैक्ट पूरी दुनिया पे चल रहा है? ना, पूरी दुनिया पे नहीं चल रहा। हाँ, एक फैक्ट है सोशल फैक्ट कि समाज में पूरी दुनिया में मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ दी, ठीक है, क्योंकि योगी भी हैं, साधु भी हैं, अघोरी भी हैं, उनको हटा दो, मोस्ट ऑफ द पीपल जो सोसाइटी के अंदर रहते हैं वो 2 टाइम का मील तो खाते हैं ना, 3 टाइम की बात नहीं कर रहे हम, 2 टाइम की बात कर रहे हैं, 2 टाइम का मील तो खाते हैं ना। हाँ, ये एक सोशल फैक्ट है, ठीक है। विवाह, शादी एक सोशल फैक्ट है, ये पूरी दुनिया में यूनिवर्सल है। शादी, मैरिज एक ऐसा सोशल फैक्ट है जो कि पूरी दुनिया में है। फैमिली एक ऐसा सोशल फैक्ट है जो कि पूरा यूनिवर्सल है, ठीक है। कोई भी देश ऐसा नहीं होगा जहाँ पे ये कहें कि नहीं जी हमारे यहाँ तो लोग शादी नहीं करते क्योंकि बच्चे पैदा करने के लिए शादी करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग तो ऐसे ही किए जा रहे हैं, हमारे यहाँ शादी जैसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो ये बहुत ही ऐसी बात है जो कि डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। तो कुछ सोशल फैक्ट ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं। अब कौन सा सोशल फैक्ट, ठीक है, यूनिवर्सल है, कौन सा सोशल, अब ये तो बहुत ऐसे हैं नॉर्मल सोशल फैक्ट हैं जो कि आपने समझ लिए कि हाँ यूनिवर्सल है, लेकिन बहुत सारे सोशल फैक्ट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे सोशियोलॉजिस्ट अपने आप ये एग्री नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से सोशल फैक्ट यूनिवर्सल है, कौन से नहीं है। और देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एंड डिफाइनिंग द सोशल फैक्ट्स, कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ सोशल फैक्ट्स को डिफाइन करने में और समझने में भी दिक्कत आती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, ह्यूमन कॉन्शियसनेस लगाते हैं। अब क्या है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस को, यानी कि मानव चेतना को, कैन नॉट बी मेजर्ड अगेंस्ट ड्राई फैक्चुअल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब फैक्ट तो आपने बता दिए, फैक्ट्स के हिसाब से कुछ आपने सामाजिक स्टैंडर्ड भी निर्धारित कर लिए होंगे, लेकिन ह्यूमन कॉन्शियसनेस एक ऐसा सोशल फैक्ट है जो कि हर इंसान के अंदर है, यूनिवर्सल है ह्यूमन कॉन्शियसनेस, लेकिन उसको मीज़र कर पाना मुश्किल है, उसको मीज़र नहीं किया जा सकता फैक्चुअल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो फिर वहाँ पर आपको सोशियोलॉजिस्ट की वैल्यूज़, ठीक है, उनका खुद का व्यू पॉइंट काम आता है। अब साइंस क्या करती है, साइंस कहती है कि हम लोग तो वैल्यू फ्री हैं, साइंस की कहती है कि हमारे अंदर तो कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू मतलब कि जो लोग साइंटिस्ट हैं वो जो है सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स को मानते हैं, अपना कोई खुद का वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। एक हाइपोथेसिस लेके चलते हैं, फिर उस पर एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, सब सही रहा तो वो थ्योरी बन जाती है, अदरवाइज वो कैंसिल हो जाती है। मेटाफिजिशियन लोग जो होते हैं, ठीक है, मेटाफिजिकल स्टेट वो है जो एब्स्ट्रैक्ट स्टेट है, जो हमने कॉम्टे की 3 स्टेजेस में सेकंड स्टेज पढ़ी थी, वो मेटाफिजिकल स्टेट है, जहाँ पे मेटाफिजिशियन डील करते हैं वैल्यूज़ के साथ। ये कोई भी स्टडी करते हैं इसमें वैल्यू होती है, लेकिन साइंटिस्ट जो है ऐसा नहीं कर सकते अनलेस दे ट्रीट द वैल्यू एज द फैक्ट। कब तक ऐसा नहीं कर सकते साइंटिस्ट कब तक ऐसा नहीं करते, जब तक उनको ये ना लगे, जब तक वो अपनी वैल्यूज़ को ट्रीट ना करें एज द फैक्ट, वैल्यूज़ को फैक्ट्स की तरह ना माने। इसीलिए साइंस जो है हमेशा फैक्ट्स के ऊपर स्ट्रेस डालती है, ना कि वैल्यूज़ के ऊपर। अब यहाँ पर दो सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनकी बात आपको सुननी चाहिए, क्योंकि इनका एग्जाम्पल आप जो है कभी भी आंसर लिखेंगे तो लिख के आएंगे। फैक्ट से कई बार आंसर डायरेक्टली नहीं पूछे गए हैं, जैसे अभी भी जो 2020 में पूछा गया वो ऑब्जेक्टिविटी और वैल्यू न्यूट्रलिटी से पूछा गया, 2015 में भी उसी से पूछा गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू गुड एंड हार्ट, ठीक है, फैक्ट क्या है, फैक्ट इज एक एम्प्रिकली वेरीफिएबल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। एम्प्रिकल का मतलब है जिसको आप ऑब्जर्व भी कर सके, जिसको आप एक्सपीरियंस भी कर सके बाय द एक्सपेरिमेंट्स। तो
एम्पेरिकली वेरीफिएबल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन जो चीज आप देख रहे हो उसको आप वेरीफाई कर पाओ पूर्ण तरह से, अगर पूर्ण रूपेण अगर आप उसको वेरीफाई कर पाते हैं तभी जाके वो फैक्ट बनेगा। देयरफॉर फैक्ट्स आर दो सिचुएशन और दो सर्कमस्टेंसेस, फैक्ट वो परिस्थिति हैं जो कि रिलेट करते हैं विच देयर डज नॉट सीम टू बी वैलिड रूम फॉर डिसएग्रीमेंट, यानी कि फैक्ट वो परिस्थितियां हैं, वो सिचुएशंस हैं जिनमें 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 जिनके नकारे जाने की कोई संभावना ही ना हो, जिनके डिसएग्रीमेंट की कोई वैलिड रूम ही ना हो, वैलिड रूम मतलब कोई संभावना ही ना हो, विच देयर डज नॉट सीम टू बी वैलिड रूम फॉर डिसएग्रीमेंट, जिनके ऊपर आप अपना डिसएग्रीमेंट ना दे पाए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आई होप कि फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये डेफिनेशन आपको जरूर छाप के आनी है, अगर आता है तो। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फैक्ट की, फैक्ट वो चीज़ है जो समथिंग एक्चुअली हैपेंड, जो एक्चुअली हो चुका है या हो रहा है। एग्जाम्पल दैट कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर रूल किया 250 साल, ये अपने आप में एक फैक्ट है। ब्रिटिशर्स 15 अगस्त 1947 को लीगली इंडिया को छोड़ के चले गए, ठीक है, छोड़ के तो खैर बाद में भी गए थे, मतलब काफ़ी लोग यहीं पे थे, लेकिन ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया इन अगस्त 15 1947, ये अपने आप में एक फैक्ट है लीगली, ठीक है। ऑन पेपर इंडिया आज़ाद हो चुका था। तो इट कैन बी सब्जेक्टेड टू एम्पिरिकल स्क्रूटनी, आप फैक्ट्स को स्क्रूटनाइज कर सकते हो, ठीक है, रीचेक कर सकते हो और आपको सेम चीज़ ही मिलेगी। फैक्ट की जो एग्जिस्टेंस है वो आप डिनाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। लोग गांधी जी के रोल के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, भगत सिंह के रोल के ऊपर, वीर सावरकर के रोल के ऊपर, नाथूराम गोडसे के रोल के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, नेहरू जी के रोल के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, हाँ, लेकिन और उसमें अपने अपने सब्जेक्टिव ओपिनियन भी दे सकते हैं, लेकिन भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, ये एक फैक्ट है, इस पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। तो फैक्ट वो चीज़ है जिसको डिनाई ना किया जा सके, बिकॉज इट रेफर्स टू इज, ठीक है। फैक्ट में हमेशा इज आता है, इज यानी कि है यानी कि कोई चीज़ डेफिनेट है। फैक्ट के अंदर जब कोई बात लिखते हैं कि ऑट टू आता है या नॉट टू आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फैक्ट का जो ओरिएंटेशन है वो इज, यानी कि कोई चीज़ है। मैंस डिजायर फॉर पावर, ठीक है, ये इस बात में फैक्ट है, क्योंकि हर इंसान जो है पावर चाहता है। दुनिया में कोई इंसान ऐसा है जो पावर नहीं चाहता है, बताओ आप लोग। हाँ भाई तो दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो पावर नहीं चाहता है, सब पावर चाहते हैं। मैंस डिजायर फॉर पावर इज द फैक्ट, और अ फैक्ट इज अ ऑब्जेक्टिव रियलिटी। फैक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, एक सत्य है जो कि मान्य है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो कि बदला नहीं जा सकता है। अब बात करते हैं वैल्यू की, तो ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक होगा। फैक्ट तो हमने समझ लिया, वैल्यू क्या है। वैल्यू थोड़ा सा आपको यहां से पढ़ाती हूँ। व्हाट आर वैल्यूज, ये पढ़ेंगे। तो वैल्यूज आर दी जनरल आइडियाज जो हमारे समाज ने हमको दिए हैं, जो हमारा समाज हमको सिखाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये वैल्यूज है। इनको हिंदी में मूल्य बोलते हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग हम सबके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज होती हैं, सोशल वैल्यूज, ठीक है। और यही सोशल वैल्यूज एंड दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ सोशियोलॉजी। क्योंकि जब भी कोई सोशियोलॉजिस्ट होता है, तो कोई भी सोशियोलॉजिस्ट सोशल इन्वेस्टिगेशन जब करता है तो वो सबसे पहले एक इंसान होता है, और क्योंकि वो एक इंसान है तो उसके समाज ने उसको कुछ ना कुछ तो वैल्यूज़ दी होंगी। अब जब वो उन वैल्यूज़ के साथ में क्या कर रहा है, कोई ना कोई सोशल स्टडी कर रहा है, तो वहाँ उस सोशल स्टडी में बड़ी परेशानी आएगी बेटा। क्यों? क्योंकि मन कहेगा किसी ब्रिटिशर का, मन कहेगा कि इंडियंस आर इलिटरेट, ये हमको पढ़ा के भेजा है। लेकिन जब आके वो यहाँ पर देखेगा, स्वामी विवेकानंद को देखेगा, जब आके वो यहाँ पे कल्हान को देखेगा, जब आके वो यहाँ पर वेद पढ़ेगा, जब आके वो यहाँ पर उपनिषद पढ़ेगा, जब स्टडी करेगा, जब बनारस में बैठ के ऐसे ही किसी नुक्कड़ पे लोगों की बातें सुनेगा, उनके ज्ञान सुनेगा, तो उसका दिमाग चकरा जाएगा। कहेगा कि हमको तो बताया गया कि इंडियंस आर इलिटरेट और ये तो कुछ और ही हो रहा है ना। कहने का मतलब है कि एक इंसान की वैल्यूज़ और एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी, इन दोनों में अंतर हो सकता है, ठीक है। तो इट पॉसिबल एंड डिजायरेबल, क्या ये ठीक बात है और क्या ये संभव है कि एक सोशियोलॉजिस्ट के लिए
कि अपनी वैल्यूज़ को सफिशिएंटली ब्रैकेट कर दे। ब्रैकेट मतलब रोक दे। जब भी कोई ऑब्जेक्टिव रिसर्च करने जा रहा है, कोई भी सोशियोलॉजिस्ट या कर रहा है, तो अपनी वैल्यूज़ को ब्रैकेट कर दे। मुद्दा तो ये है कि पुट देम टू वन साइड एंड बी ऑब्जेक्टिव व्हेन स्टडीइंग सोसाइटी, कि जब अपना वैल्यूज़ को साइड में रख दे, सब्जेक्टिविटी ना पेले, अपनी ऑब्जेक्टिव स्टडी करे, यानी कि एक ही उद्देश्य को रखते हुए स्टडी करे, जो दिख रहा है उसी को जो है प्रत्यक्ष माने और अपना व्यू पॉइंट ना घुसाए, तो क्या ये संभव है? हाँ जी। तो वैल्यू फ्री का मतलब है ऑब्जेक्टिव। वैल्यू फ्री यानी कि वैल्यू न्यूट्रल, जिसमें कोई भी वैल्यू ना हो, मतलब वो चीज़ ऑब्जेक्टिव है। वैल्यू लैडन का मतलब है जिसमें आपने वैल्यू लाद दी है, ठीक है। लैडन मतलब हिंदी में इसका मतलब लैडन का कुछ और होता है। वैल्यू लैडन मतलब, लैडन का मतलब आप समझ सकते हैं कि तुमने वैल्यू भर भर के आपने उसमें डाली हुई है, वैल्यू से भर दिया है, लाद दिया है। दैट मीन्स कि आप सब्जेक्टिव स्टडी कर रहे हैं। तो किसी भी सोशियोलॉजिकल रिसर्च में जो है वैल्यूज़ को नहीं रखना चाहिए, वैल्यू फ्री आपको रिसर्च करनी चाहिए, और ये चीज़ ज़्यादा डिज़ायरेबल है। मोस्ट ऑफ द सोशियोलॉजिस्ट इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि कहीं ना कहीं आकर आपकी ह्यूमन वैल्यूज़ जो हैं क्या होंगी, आपकी रिसर्च में आएंगे। और सोशियोलॉजी की जो रिसर्च होती है कभी भी फ्री ऑफ वैल्यूज़ नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप बिना वैल्यूज़ के समाज की स्टडी कर रहे हो, दैट मीन्स कि आपके अंदर वो फीलिंग ही नहीं है जिससे आप समाज की परिस्थितियों को फील कर पाओ। और जब आप फील नहीं कर पाओगे, ठीक है, जब आप फील नहीं कर पाओगे, यानी कि आपके अंदर वो वैल्यूज़ नहीं है जिनसे आप वो फील कर पाएँ, तो बहुत मुश्किल हो जाता है समटाइम्स सोशियोलॉजिकल रिसर्च को फ्री ऑफ वैल्यू यानी कि वैल्यू न्यूट्रल रखना। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट सोशियोलॉजिकल रिसर्च इज़ नॉट वैल्यू फ्री। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब डिज़ायरेबल क्या है कि वैल्यू फ्री हो, लेकिन ऐसा करना इम्पॉसिबल है। तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि सोशियोलॉजिकल रिसर्च इज़ नॉट वैल्यू फ्री। अब दो चीज़ें कि अगर डिज़ायरेबल है तो हमें एक बात बताओ, वैल्यू कैन और वैल्यू मस्ट। मस्ट का मतलब होगी ही होगी, कैन का मतलब रख सकते हैं, ठीक है। किसी भी सोशियोलॉजिकल रिसर्च से क्या हमें वैल्यूज़ को बाहर रखना चाहिए, मतलब क्या हम रख सकते हैं क्या, या फिर हमें रखना ही रखना है? कैन एंड मस्ट। वैल्यू कैन बी केप्ट आउट ऑफ सोशियोलॉजिकल रिसर्च, वैल्यू मस्ट बी केप्ट आउट ऑफ सोशियोलॉजिकल रिसर्च। तो दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। अब जो मस्ट वाले हैं, मस्ट वाले कि वैल्यूज़ को आने ही नहीं देना है सोशियोलॉजिकल रिसर्च में, वो कौन होंगे? वो लोग होंगे जो साइंस को ज़्यादा मानते होंगे। मानते हो आप? साइंस को ज़्यादा मानने वाले लोग होंगे, वो कहेंगे कि वैल्यूज़ को हमें रखने का ही नहीं है। और साइंस को मानने वाली विचारधारा सोशियोलॉजी के अंदर कौन सी है? वो है जी, हाँ जी, कौन सी है? कौन सी है? पॉजिटिविस्ट है वो। पॉजिटिविस्ट जो कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो है, हम सोसाइटी को, सोशियोलॉजिकल स्टडी को साइंस बना के पढ़ेंगे। सो इट इज़ द अप्रोच टेकन बाय द फंक्शनलिस्ट ऑल्सो। यही अप्रोच फंक्शनलिस्ट ने भी ली है। अब वैल्यू कैन बी केप्ट आउट मतलब कि इनका मानना है कि सोशियोलॉजिकल रिसर्च शुड बी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव रियलिटी पे होनी चाहिए। साइंटिफिक मेथड आपको यूज़ करने चाहिए, यानी कि क्वांटिटेटिव मेथड्स आपको यूज़ करने चाहिए, जहाँ पर आप ऑब्जेक्टिविटी को एंश्योर कर सकें और वैल्यू फ्रीडम को भी एंश्योर कर सकें कि वैल्यू फ्री है आपकी रिसर्च। और पॉजिटिविस्ट ट्राई करते हैं हर सोशल फैक्ट को इसी तरीके से अनकवर करना, यानी कि उसको स्टडी करना। वैल्यू मस्ट बी केप्ट आउट का मतलब है कि पॉजिटिविस्ट ने सबसे पहले यही कहा, पॉजिटिविस्ट स्टेटेड दैट कि सोशियोलॉजिस्ट मस्ट अनकवर सोशल फैक्ट एंड therefore there is no room for values in the sociological research. This can be done by using, और कैसे कर सकते हो, कैसे बाहर रख सकते हो वैल्यूज को? This can be done by using scientific methods, साइंटिफिक मेथड्स का यूज करके। तो ये है कि वैल्यूज को रख सकते हैं बाहर, ठीक है, और वैल्यूज को रखना ही होगा बाहर, ठीक है, तब जाके रिसर्च करनी होगी। अब ऑब्जेक्टिविटी एंड वैल्यूज इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च, क्या ये वैल्यू फ्री हो सकती हैं? कैन एंड शुड। कैन एंड शुड, कैन मतलब क्या हो सकती है, और शुड मतलब क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? हो तो सकती है, ठीक है, अगर आप साइंटिफिक मेथड्स लगाओगे, पॉजिटिविस्ट तरीके से यूज़ करोगे अपना सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन को, तो हो सकती है। लेकिन क्या होना चाहिए? शुड सोशियोलॉजी भी वैल्यू फ्री? एक सवाल ये भी बनता है यहाँ से। तो आपके कई सारे सवालों का जवाब यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर मैं आपको दे रही हूँ।
तो क्या होनी चाहिए? तो ये एक रियलिस्ट व्यू है, ये पॉजिटिविस्ट व्यू नहीं है, एक रियलिस्ट व्यू है, वास्तविक व्यू है ये, कि इट इज वास्तविक व्यू क्या कहता है? वास्तविक व्यू ये कहता है कि भैया माना कि हम अभी वैल्यू पढ़ रहे हैं, लेकिन एक फैक्ट याद करो, पिछले वाला टॉपिक फैक्ट का पढ़ के आए हैं कि फैक्ट ये भी है कि कितनी भी कोशिश कर लें आप, वैल्यूज को बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल फॉर रिसर्च टू बी वैल्यू फ्री। ठीक है, आपको रीजंस देने, रीजंस वाई वैल्यू कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिसर्च। कोई बता सकता है मुझे? हाँ भाई बोलिए सरकार। रीजंस वाई वैल्यूज कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम अ सोशियोलॉजिकल रिसर्च। रीजंस बताइए, रीजंस। कोई बताए मुझे, रीजन बताइए, रीजन सोचो क्यों है ऐसा। तो यहां पर आप लिखेंगे, लिखिए यहां पर कि इन ऑर्डर टू बी वैल्यू न्यूट्रल, लिख लीजिए, मैं इसको ऐड कर दूंगी। इन ऑर्डर टू बी वैल्यू न्यूट्रल, वैल्यू न्यूट्रल होने के लिए सोशियोलॉजिस्ट मस्ट बी अवेयर ऑफ देयर ओन मॉरल जजमेंट। सोशियोलॉजिस्ट को अवेयर होना पड़ेगा अपने खुद के मोरल जजमेंट्स एंड वैल्यूज से, एंड अवॉइड इनकॉर्पोरेटिंग देम इनटू देयर रिसर्च, कि जो एक सोशियोलॉजिस्ट के मॉरल जजमेंट है और जो उसकी वैल्यूज हैं, कहीं वो उसकी रिसर्च के साथ इनकॉर्पोरेट तो नहीं हो रही हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करना पड़ेगा। देयर कंक्लूजन्स, अपने कंक्लूजन्स को अवॉइड करना पड़ेगा। देयर टीचिंग्स, जो उन्होंने बचपन से सीखा है अपने समाज से, अपने कॉलेज से, इंस्टीट्यूशन से, एजुकेशन से, उनको अलग रखना पड़ेगा। और बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेट असाइड पर्सनल वैल्यूज एंड रिटेन कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, तो रीजंस क्या है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बहुत इम्पॉसिबल है, बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर आपके खुद के मॉरल जजमेंट्स आड़े आ जाते हैं, खुद की टीचिंग्स आड़े आ जाती हैं, खुद के कंक्लूजन्स आड़े आ जाते हैं। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो अगर समझ गए हैं तो लिखिएगा इसको। सो दैट इज वाई वी कैन से कि सोशियोलॉजिकल रिसर्च शुड नॉट बी वैल्यू फ्री। तो क्या ये वैल्यू फ्री होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए भाई, नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या ये अप्रोप्रिएट है? किसी भी सोशियोलॉजिकल रिसर्चर के लिए वैल्यू फ्री होना अप्रोप्रिएट है? नहीं है। पॉजिटिविस्ट तो यहाँ पे आर्ग्यू करते हैं कि सोशियोलॉजिस्ट शुड बी वैल्यू फ्री एट ऑल स्टेजेस, एट ऑल स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? जहाँ पे आप किसी भी सोशल इन्वेस्टिगेशन के टॉपिक को चूज कर रहे हो कि मुझे इस टॉपिक को पे क्या करना है, सोशियोलॉजिकल रिसर्च करनी है। सबसे पहली चीज़ तो आपका झुकाव वहीं होता है कि भाई जैसे अब मुझसे कोई पूछे कि तुमको सोशियोलॉजिकल रिसर्च करनी है, किस चीज़ पे करोगे? मैं या तो पॉवर्टी बोलूँगी या फिर कास्ट सिस्टम बोलूँगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज़ें मेरे से कहीं कहीं ना कहीं मुझे अपील करती हैं। लेकिन यही तो मतलब है कि आप वैल्यू न्यूट्रल नहीं हो, आप उन्हीं चीज़ों की तरफ आगे जा रहे हो जो आपको अपील करती हैं। बचपन से जिन चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं, आपका समाज में जो चीज़ें आपको दिख रही होती हैं। तो पॉजिटिविस्ट आर्ग्यू करते हैं कि सोशियोलॉजिस्ट को हर प्रोसेस पे, जस्ट अ मिनट, मैं कराऊंगी अभी क्लास ले लूँ उसकी। ठीक है जी। तो सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वैल्यू फ्री रहने चाहिए हर प्रोसेस पे, जहाँ पर उनको टॉपिक चूज करने से लेके, ठीक है, टॉपिक चूज करने से लेकर रिसर्च कंडक्ट करने तक, रिसर्च डिज़ाइन करने तक, रिसर्च मेथड कौन सा यूज़ करना है ये भी, एनालिसिस कैसे करनी है ये भी, और उसको प्रेजेंट कैसे करना है, प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च। ठीक है, हर स्टेज पे उनको वैल्यू फ्री रहना चाहिए, ऐसा पॉजिटिविस्ट लोग मानते हैं। लेकिन क्या ये एप्लीकेबल है? कहीं ना कहीं तो आपकी वैल्यूज़ आके आड़े आएंगी ही, है ना। वैल्यू फ्रीडम जो है, वैल्यू फ्रीडम क्या है? वैल्यू फ्रीडम एबिलिटी है रिसर्चर की
कि रिसर्चर कितना अपने पर्सनल बाइसेस को, अपने ओपिनियंस को अपनी रिसर्च से बाहर रख रहा है, ठीक है, कितना बाहर रख रहा है। और मार्क्सिस्ट और फेमिनिस्ट ये इनके अलग ही मतलब व्यूज़ हैं। मार्क्सिस्ट और फेमिनिस्ट कहते हैं कि आप कोई भी रिसर्च तभी कर सकते हैं जब आप अपने खुद के व्यूज़ जो हैं उसमें लगाएंगे। कैमरा चल रहा है, आप दिख रहे हो सब, उधर बैठो सामने, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पर मार्क्सिस्ट और फेमिनिस्ट व्यू भी दूंगे, पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू भी दूंगे कि कौन कौन क्या क्या सोचता है, पढ़िएगा उसको। और बहुत ही इजी लैंग्वेज में इंटरेक्शनिस्ट क्या कहते हैं, वो भी इंटरेक्शनिस्ट कहते हैं कि सोशियोलॉजिस्ट शुड रिकॉग्नाइज दैट कि सब्जेक्ट हैज़ वैल्यूज़, सब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज़ हैं, ट्राई कर सकते हैं उनको कम करने का, ठीक है, लेकिन इट्स नॉट देयर रोल टू मेक जजमेंट अबाउट देयर सब्जेक्ट, ठीक है। पहले से जज नहीं करें किसी भी चीज़ को, दो कि उनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होंगी। इफ़ योर मोटिवेशन इज़ नॉट टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटी, टू एक्सपोज द इनजस्टिस ऑफ कैपिटलिज्म और पैट्रियार्की, देन यू आर हैप्पी टू मेंटेन द स्टेटस को। मार्क्सिस्ट और फेमिनिस्ट कहते हैं कि यदि आप मार्क्सिस्ट कहते हैं कि कैपिटलिज्म के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते हो या उसके खिलाफ जो है चीज़ें रिवील नहीं करना चाहते हो इन सोसाइटी। फेमिनिस्ट कहते हैं कि यदि आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं है ट्रांसफॉर्म करने का सोसाइटी अगेंस्ट द पैट्रियार्की, तो आप जो है स्टेटस को बना के रख सकते हैं कि वैल्यू फ्री रख सकते हैं। लेकिन पैट्रियार्की को रिमूव करने का मोटिवेशन होना और उस मोटिवेशन के साथ में सोशियोलॉजिकल रिसर्च करना अपने आप में क्या है, ये वैल्यू लेडन है, ना कि वैल्यू फ्री। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अब पोस्ट मॉडर्निस्ट भी कहते हैं कि वैल्यू फ्री नहीं हो सकता। पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं कि हम तो भाई वैल्यू के साथ ही करेंगे। इनका मानना है कि वैल्यू फ्रीडम इज इम्पॉसिबल एंड अनडिजायरेबल। ये कहते हैं कि एवरीवन हैज़ वैल्यूज, ह्यूमन बींग्स हैव वैल्यूज एंड द इन्फ्लुएंसेस ऑफ देयर वैल्यूज the influence of their values will inform the research at all the stages, ठीक है। अपीयरेंटली ऑब्जेक्टिव होना, वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी होना सिर्फ एक नैरेटिव है, ऐसा पोस्ट मॉडर्निस्ट का मानना है कि ये सिर्फ एक नैरेटिव है। ये नैरेटिव यानी कि जो लोगों ने बना रखा है अपने दिमाग में, लेकिन ऐसा होता नहीं। नैरेटिव मतलब कोई स्टोरी बना लेना, ये सिर्फ एक स्टोरी है एंड इट इज़ डन फॉर अ पर्पस। क्योंकि पॉजिटिविस्ट लोग चाहते थे कि वो साइंस की तरह क्या करें, सोशियोलॉजी को स्टडी करें, तो उन्होंने एक नैरेटिव बना दिया कि समाज को जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको वैल्यू फ्री होना पड़ेगा, क्योंकि साइंस की तरीके से आप उसको पढ़ना चाह रहे हो। अदरवाइज अगर आप साइंस की तरीके से नहीं पढ़ते हो तो वैल्यू फ्री हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि रिसर्चर शुड एक्नॉलेज देयर वैल्यूज एंड रियलाइज दैट दे देमसेल्फ आर नॉट अ अनबाइज्ड ऑब्जर्वर। रिसर्चर क्या है? रिसर्चर कोई अनबाइज्ड ऑब्जर्वर कोई है? रिसर्चर खुद एक बाइज्ड ऑब्जर्वर है, क्योंकि वो किसी भी टॉपिक को अपने पर्सनल इंटरेस्ट के साथ ही ले रहा है, चूज़ कर रहा है। किसी ने जाके थोपा कोई है कि तुमको इस टॉपिक पे रिसर्च करनी है। पीएचडी में आप अपना टॉपिक खुद चूज़ करते हो या कोई आपको डाल के जाता है कि नहीं तुमको इसी टॉपिक पे करनी है। सो वॉट एवर मेथड दे चूज़, अब वो रिसर्च किस तरीके से करनी है, किस मेथड से करनी है, वो भी रिसर्चर खुद ही चूज़ करता है। इसका मतलब वो क्वांटिटेटिव यूज़ कर रहा है या क्वालिटेटिव यूज़ कर रहा है, वो भी उसका खुद का वैल्यू है, ठीक है। दोज वैल्यूज़ विल इन्फॉर्म अस द रिसर्च एट ऑल स्टेजेस। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। टॉपिक चूज़ करना, चॉइस ऑफ मेथड किस तरीके से करना है, उसका एनालाइज करना, ये सारी चीज़ों में वैल्यूज़ जो है लगती है। तो ये सब मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है कि वैल्यूज़ की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। वैल्यूज़ को प्रेफरेंस दिया जाता है। वैल्यूज़ आर प्रेफरेंस, यानी कि चॉइस ऑफ टॉपिक आपकी खुद की प्रेफरेंस होती है, खुद की वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। अ वैल्यू इज़ अ प्रेफरेंस, या तो वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। वैल्यूज़ आर इन द ऑट टू फॉर्म, वैल्यूज़ मस्ट नहीं होती, वैल्यू ऑट टू फॉर्म में होती है। सबकी वैल्यूज़ अलग अलग हो सकती है। वैल्यूज़ को आप फैक्ट्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ऑल पीपल शुड टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स, कि हर व्यक्ति को पार्ट लेना चाहिए अपने सोसाइटी के पब्लिक अफेयर्स के मैनेजमेंट में, सो एज़ टू मेक देयर डेमोक्रेटिक सिस्टम सक्सेसफुल, देश के अफेयर्स में, पब्लिक अफेयर्स में, ताकि उनके देश की जो डेमोक्रेसी का सपना था, बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल, वो सिस्टम सक्सेसफुल हो। ये क्या है? ये एक वैल्यू जजमेंट है। लेकिन क्या हर व्यक्ति पब्लिक अफेयर में
पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा है, वो एक फैक्ट है। अब मॉरलिस्ट, एक व्यक्ति जो मॉरलिस्ट है, नैतिकवादी है, वो कहेगा कि मैन शुड ऑलवेज बी गाइडेड बाय द आइडिया ऑफ गुड लाइफ, कि इंसान को आइडिया ऑफ गुड लाइफ के द्वारा ही जो है पथ प्रदर्शित करना चाहिए उसका। लेकिन एक मेटाफिजिसिस्ट कहेगा कि अ मैन शुड इन्फॉर्म हिज एक्टिविटी बाय द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इम्पोज कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव ऑफ ड्यूटी। एक व्यक्ति वही चीज़ें करेगा, उन्हीं प्रिंसिपल्स के साथ में करेगा जो उसके ऊपर क्या करे गए हैं, कैटेगोरिकली उसकी ड्यूटीज़ बताई गई हैं। इम्पेरेटिव का मतलब है कि बहुत अति आवश्यक हो जाना, इम्पेरेटिव ऑफ ड्यूटी, सेल्फ इम्पोज, जो उसने खुद अपने ऊपर इम्पोज कर ली है। तो वैल्यू इज़ एन ऑट टू फॉर्म, ठीक है, नॉट द इज फॉर्म, ठीक है। तो फैक्ट क्या है, फैक्ट इज फॉर्म स्टेटमेंट, जबकि वैल्यू क्या है, ऑट टू फॉर्म प्रीमाइस। जैसे कि वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, ठीक है, वी ऑट टू, यही पढ़ते हैं ना, वी ऑट टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स, ये क्या है, ये वैल्यूज़ हैं, ऑट टू फॉर्म है कि हमको ये करना चाहिए, ये मॉरली करेक्ट है। जबकि फैक्ट क्या है, फैक्ट का मतलब है इज, कि फैक्ट का ये है कि भाई हाँ जी, कि फैक्ट का मतलब है इज, जो चीज़ है मतलब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वहीं पे आपका वैल्यू जजमेंट आ जाएगा, उसमें होता ही होता है। तो अ स्टडी ऑफ वैल्यू इज इन ऑल पॉसिबल फॉर्म, इसको कहते हैं एक्सियोलॉजी, याद रखना, ठीक है। वैल्यूज़ की जो स्टडी करते हैं हर तरीके की, गुड वैल्यूज़, बैड वैल्यूज़, वो एक्सियोलॉजी कहा जाता है। जबकि अगर हम बात करें जहाँ पर हम फोकस करते हैं एपिस्टोमोलॉजिकल एंड मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स को, और जहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स को हम नोटिस करते हैं, वैल्यूज़ आर नॉट एब्सोल्यूट, कहने का मतलब है कि वैल्यूज़ आर नॉट यूनिवर्सल, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी वैल्यूज़ और मेरी वैल्यूज़ सेम हो, ठीक है, ये वेरी हो सकती हैं फ्रॉम पीपल टू पीपल एंड पर्सन टू पर्सन। वैल्यूज़ आर रिलेशनल, हो सकता है जिस समाज से आप आते हो आप उस समाज की वैल्यूज़ को रिलेट करते हो, जिस समाज से एक्स पर्सन आता है वो एक्स समाज की वैल्यूज़ को रिलेट करेगा। तो वैल्यू रिलेशनल है, ठीक है। जब हम अपना कोई वैल्यू जजमेंट बनाते हैं, ठीक है, तो वी आर नॉट सेइंग समथिंग अबाउट अवर सेल्फ, हम अपना पूरा सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस, डू नॉट डेजिग्नेट एनी प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ विच दे आर प्रेडिक्टेड, रादर दे आर एक्चुअली रिलेशनल कॉन्सेप्ट। दे एक्सपोज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ स्पीकर एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ विच ही इज स्पीकिंग। यानी कि कहने का मतलब है कि जो वैल्यूज़ हैं वहाँ पर जो है आप रिलेटिव जजमेंट करते हो। कहने का मतलब है कि अगर बात करें दुर्योधन और कर्ण की, तो कर्ण को हमेशा दुर्योधन ठीक ही लगेगा, है ना। कर्ण की वैल्यूज़ जो हैं हमेशा दुर्योधन को ठीक ही मानेगी। जब बात करें दुर्योधन और कृष्ण की, तो कृष्ण हमेशा दुर्योधन को बताएंगे कि नहीं, यहाँ पर तुम गलत हो, ठीक है। तो वैल्यूज़ आर रिलेशनल, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है वैल्यू का, ठीक है, कि कोई भी हो सकता है एक ही व्यक्ति की एक्टिविटीज़ जो हैं किसी को गुड वैल्यूज़ दिखें और किसी को बैड वैल्यूज़ दिखें। तो जो स्पीकर है, स्पीकर और स्पीकर जिस चीज़ के बारे में बोल रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, जिस चीज़ के बारे में स्पीकर इज स्पीकिंग, उन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है, उसके ऊपर वैल्यूज़ जो हैं आप बताते हो कि ये गुड वैल्यूज़ हैं या बैड वैल्यूज़ हैं। कुछ लोगों का मानना हो सकता है कि मूवी थिएटर में जब राष्ट्रगान चलता है जनगण मन, उस पर खड़ा होना ही चाहिए, ठीक है। कुछ लोग बैठे रहते हैं, तो जो खड़े हैं वो बैठे वालों को गलत बताएंगे कि ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये मतलब क्या है, ये मतलब समाज की जो वैल्यूज़ हैं उनको क्या नहीं कर रहे हैं, फॉलोज नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो बैठे हुए हैं उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनके हिसाब से वो सही है। बैठे रहने से वो क्रिमिनल नहीं बन जाते हैं, समझ रहे हो आप। राष्ट्रगान चल रहा है और अगर कोई बैठा हुआ है, इस चीज़ से कोई क्रिमिनल नहीं हो जाता है। तो ये वैल्यू क्या है, रिलेशनल है। पांचवा, बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन यानी कि जो आप देख रहे हैं, आपने अपनी क्या मन के अंदर क्या स्पेकुलेशंस बनाई हुई हैं, ठीक है। क्या स्पेकुलेशन को क्या बोलते हैं यार, मन के अंदर आपने क्या डिसाइड किया हुआ है, पूर्व अनुमान क्या लगाए हुए हैं, पूर्व अनुमान, स्पेकुलेशन। तो पूर्व अनुमान के हिसाब से कि आपने सोचा था कि आपके साइड वाला व्यक्ति राष्ट्रगान जब होगा तो खड़ा होगा, आप खड़े हो गए, वो खड़ा नहीं हुआ, ठीक है। तो अब आपको लगेगा कि यार मैंने तो सोचा था ये खड़ा होगा, आपने स्पेकुलेट किया था लेकिन वो खड़ा नहीं हुआ, तो अब आप क्या कहोगे कि नहीं यार ये मॉरली करेक्ट नहीं है।
तो वैल्यूज़ आर अबाउट ऑल अबाउट राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। वैल्यूज़ आर नॉट अबाउट ट्रू और फॉल्स, क्या सही है क्या गलत है, क्या सत्य है क्या असत्य है, इस बारे में वैल्यूज़ नहीं है। वैल्यूज़ है क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। सही और गलत में अंतर है, सत्य और असत्य अलग चीज़ है। सत्य और असत्य फैक्ट का काम है, राइट और रॉन्ग वैल्यू का काम है। समझे कि नहीं समझे? तो रोल ऑफ वैल्यूज़ क्या है, अगर आपसे कभी पूछा जाता है तो वैल्यू गाइड करते हैं हमारे बिहेवियर को सोसाइटी के अंदर, वैल्यू सप्लीमेंट करते हैं फैक्ट्स को। तो कोई चीज़ अगर फैक्ट है और अगर उसी चीज़ को सपोर्ट करने वाली कोई वैल्यू है तो वो फैक्ट के अंदर का जो वज़न है ना, वो वज़न और बढ़ जाता है, ठीक है। फैक्ट के अंदर का वज़न और बढ़ जाता है। समझे कि नहीं समझे? हेल्पफुल फॉर सोशल प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। आपकी वैल्यूज़, जैसे कि हर नेता की अपनी वैल्यूज़ होती हैं, तो किसी की अच्छी हो सकती हैं, किसी की ख़राब हो सकती हैं। अगर किसी की वैल्यूज़ अच्छी हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके देश के कोई मतलब बहुत बड़े पद पे कोई नेता, मान लीजिए सीएम है या पीएम है, सीएम और पीएम की सोशल प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग आपको उनकी पर्सनल वैल्यूज़ से रिफ्लेक्ट होती हुई मिलेगी। देश के प्रधानमंत्री की पॉलिसी मेकिंग और सोशल प्लानिंग में उनकी पर्सनल वैल्यूज़ आपको दिखेंगी, ठीक है। अलग अलग देश, अलग अलग स्टेट्स के जो सीएम हैं, उनकी पर्सनल वैल्यूज़ आपको उनकी पॉलिसी मेकिंग और सोशल प्लानिंग में दिखेंगी। समझे कि नहीं समझे? एक व्यक्ति है जो हर चीज़ फ्री 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 बांट रहा है, क्या तुम्हें बिजली फ्री चाहिए, क्या तुम्हें पानी फ्री चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? अरे ठीक है, आप बिजली पानी फ्री दे रहे हो, किसी को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन आप ये देखो ना कि ऐसा करके आप देश की जनता को कितना इनकैपेबल बना रहे हो। समझे कि नहीं समझे? तो ये वैल्यू टू वैल्यू, पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहती है। इट इज़ इंडिस्पेंसिबल इन ह्यूमन सोसाइटी। वैल्यूज़ जो हैं ऐसी चीज़ें जो कि ह्यूमन सोसाइटी से ख़त्म नहीं हो सकती। ये कल्चरल फ्रेमवर्क है जो कि सोशियो और पॉलिटिकल एनालिसिस दोनों के अंदर आता है, और ये कल्चरल फ्रेमवर्क ज़रूरी है किसी भी सोशल एनालिसिस के लिए, एंड देयरफॉर इट कैन नॉट बी प्लेस्ड इन एब्सेंस। बिना कोई वैल्यूज़ के सोशल एनालिसिस नहीं हो सकता, इसीलिए वैल्यू फ्री होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। वैल्यू फ्री होना बहुत मुश्किल है, ये मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं ऑब्जेक्टिविटी, लास्ट टॉपिक है, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च। तो वैल्यू फ्री होना क्यों मुश्किल क्यों है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम आती है? क्योंकि अपना एक क्वेश्चन ऐसे ही आया हुआ है, क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है कि व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स, एग्जामिन दी प्रॉब्लम्स ऑफ मेंटेनिंग ऑब्जेक्टिविटी, ये तो मैं अभी करा दूंगा, एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी। वैल्यू न्यूट्रलिटी क्यों आप मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है वैल्यू न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने में किसी भी सोशल रिसर्च के अंदर? तो अब आप लिख लोगे कि नहीं लिख पाओगे कि वैल्यूज़ जो हैं इंडिस्पेंसिबल है ह्यूमन सोसाइटी में, इसीलिए जो है कोई भी सोशल रिसर्च, कोई भी सोशल एनालिसिस बिना वैल्यू की एब्सेंस के नहीं हो सकता। इसलिए हम वैल्यूज़ को क्या नहीं कर सकते, वैल्यू फ्री एनालिसिस मेंटेन नहीं कर सकते। प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि वैल्यू इंडिस्पेंसिबल है ह्यूमन सोसाइटी के अंदर। तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? किसी भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है ऑब्जेक्टिविटी। हर सोशल साइंटिस्ट चाहता है, सोशोलॉजिस्ट चाहता है कि वो जो भी सोशल इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ठीक है, उसमें वो ऑब्जेक्टिव रिजल्ट ला के दे, ठीक है, ला के दे, कोशिश यही करता है। बात करते हैं सोशल इन्वेस्टिगेशन की, नहीं, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन यानी कि हर साइंटिस्ट, नॉट सोशोलॉजिस्ट, हर साइंटिस्ट के लिए ऑब्जेक्टिविटी उसकी रिसर्च का, उसके इन्वेस्टिगेशन का इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है। सोशोलॉजी अगर आप एज साइंस लेते हो, क्योंकि इस यूनिट का ही नाम है सोशोलॉजी एज साइंस, तो उसका भी गोल है कि वो ऑब्जेक्टिविटी की तरफ जो है अप्रोच करे, ठीक है, पॉजिटिविस्ट मेथड्स में ऑब्जेक्टिविटी की तरफ अप्रोच करिए। और हर स्टडी के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक सब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव। या तो ऑब्जेक्टिविटी होगी, अगर ऑब्जेक्टिविटी नहीं है तो सब्जेक्टिविटी होगी। तो ऑब्जेक्टिव स्टडी क्या स्टडी है और सब्जेक्टिव स्टडी उसके जस्ट विपरीत होती है। कि ऑब्जेक्टिव स्टडी इज़ अ स्टडी जिसके अंदर मेंटल कंडीशन ऑफ रिसर्चर, किसी भी रिसर्चर की दिमागी कंडीशन का कोई इम्पैक्ट ना हो उसकी स्टडी के ऊपर, पॉजिटिव और नेगेटिव। मेंटल कंडीशन ऑफ द रिसर्चर हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द स्टडी
एंड मैटर इज ऑब्जर्व्ड इन इट्स करेक्ट पर्सपेक्टिव। जो भी सोशल मैटर के ऊपर जो है आप स्टडी कर रहे हो उसको करेक्ट पर्सपेक्टिव से आप ऑब्जर्व करो, ये ऑब्जेक्टिव स्टडी होती है। सब्जेक्टिव स्टडी में क्या है, इम्पैक्ट है, मेंटल कंडीशन ऑफ रिसर्चर हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द स्टडी एंड मैटर इज ऑब्जर्व्ड इन इट्स सब्जेक्टिव सेंस, ठीक है, सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव। सो व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी, कैन यू टेल मी? इसके बाद ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है एक बार देख लेते हैं, सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। अभी तक इतनी वीडियोस बना चुके हैं, अभी तक मेरे दिल के अंदर का ये भय ख़त्म नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इतने मेहनत से पढ़ा दूँ और बाद में सब धन गोपाल हो गए। सो व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिविटी? ऑब्जेक्टिविटी सिंपली रेफर करती है कि ऐसी स्टेट को, ऐसी स्टेट ऑफ बीइंग ऑब्जेक्टिव को जहाँ पर ऑब्जर्वर का कोई इन्फ्लुएंस ना हो, किसी भी कोई पर्सनल फीलिंग ना हो, कोई पर्सनल ओपिनियन ना हो ऑन दी रिसर्च। क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? एक सेंस में कहें तो ये अच्छी बात है। अगर सोशियोलॉजिस्ट या कोई भी रिसर्चर अपना खुद का आइडिया लगाता जाएगा तो फिर वो रिसर्च किस बात की है? रिसर्च किस बात की जिसमें उसके खुद के पर्सनल आइडिया लगे? क्या क्या रिसर्च किया उसने? कुछ भी रिसर्च नहीं किया। इसका मतलब है कि, लेकिन मैम हम आपने अभी ये भी कहा कि उसके पर्सनल फीलिंग, पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल वैल्यूज़ को आप मिनिमाइज ज़ीरो नहीं कर सकते हो, ज़ीरो। इसका मतलब है कि जितना कम से कम हो उतना अच्छा है। कि दस ऑब्जेक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज एबिलिटी टू सी एंड एक्सेप्ट द फैक्ट्स। ऑब्जेक्टिविटी ये है जो फैक्ट्स से जुड़ी हो, फैक्ट्स को एक्सेप्ट करे, ना कि फैक्ट्स के विपरीत जाके अपनी पर्सनल वैल्यूज़, पर्सनल फीलिंग्स को जो है आप क्या करें, रिकॉग्नाइज करें। तो फैक्ट्स जैसे हैं उनको वैसे ही मान लेना, वो ऑब्जेक्टिविटी है। एंड नॉट टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द मेयर अपीयरेंस और बाय प्रेवलेंट नोशन और बाय वंस ओन विश। तो ना तो किसी सिर्फ देखी दिखाई बात पर विश्वास करना, ना ही किसी समाज के अंदर पहले से स्थापित किसी को प्रेवलेंट नोशन को मानना, और ना ही अपनी खुद की विश को थोपना रिसर्च के ऊपर, ठीक है। ये तीनों चीज़ें नहीं करना, और जो चीज़ जैसे दिख रही है, जैसे फैक्ट है, उसको वैसे ही मान लेना इज़ ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी एक ऐसी अप्रोच है जिसके अंदर इन्वेस्टिगेटर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसका एटीट्यूड, उसका खुद का एटीट्यूड उसको अलग रखना पड़ता है, डिटैच करना पड़ता है, उसको अनप्रिजुडाइज होना पड़ता है, यानी कि पूर्वाग्रह को छोड़ना पड़ता है, पूर्व अनुमान को छोड़ना पड़ता है, वैल्यू फ्री होना पड़ता है, फ्री फ्रॉम बाइसेस होना पड़ता है, ठीक है, अपनी पर्सनल चॉइस को छोड़ना पड़ता है, और फोकस करना होता है अपॉन दी गोल और दी ऑब्जेक्ट, क्या उद्देश्य है, और जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको अवॉइड करना होता है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि आप ऐसे कंक्लूजन पर पहुँचें, ऐसे रिजल्ट पे पहुँचे, ऐसे आपकी इंक्वायरी, आपके इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट ऐसा हो जो कि इंडिपेंडेंट हो किसी भी रेस, किसी भी कलर, किसी भी ऑक्यूपेशन, किसी भी रिलीजन, किसी भी मॉरल प्रेफरेंस से और किसी भी पॉलिटिकल प्री डिस्पोजिशन से इन्वेस्टिगेटर की, यानी कि इन्वेस्टिगेटर की प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए। समझे कि नहीं समझे? इन्वेस्टिगेटर की खुद की कोई प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए ऑब्जेक्टिविटी के अंदर। तो इसका मतलब है ऑब्जेक्टिविटी, पहले से ही ये सपोज कर लेना कि ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है वैल्यू न्यूट्रलिटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि आप प्रेडिक्टेबिलिटी जो कर रहे हैं अबाउट द आउटकम, वो क्या होगा, वो आपका फैक्ट होगा, ना कि वैल्यू लेडन होगा। सो जैसे कि यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड लाइक वर्स्टेहन, जिसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल रियलिटी। तो आप ऐसे सोशल साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। किसने दिया था ये? मैक्स वेबर ने दिया था। सिंस सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के अलग अलग स्टेज होते हैं, जैसे कि चॉइस ऑफ टॉपिक है, पहले आपने टॉपिक चूज़ कर लिया, फिर चॉइस ऑफ मेथड है कि किस मेथड से आप रिसर्च करने वाले हो, ठीक है, फिर चॉइस ऑफ कलेक्टिंग द डेटा कि आप क्वांटिटेटिव डेटा लेने वाले हो या क्वालिटेटिव डेटा लेने वाले हो, ठीक है, फिर आपका आपने फैक्ट कलेक्ट कर लिया, डेटा कलेक्ट कर लिया, फिर आप उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, कैसे समझ रहे हो, कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, वो भी है। तो ऑब्जेक्टिविटी इन हर स्टेजेस में आपको चाहिए, यानी कि वैल्यू फ्री आपको हर स्टेज में होना पड़ेगा, वैल्यू न्यूट्रल आपको हर स्टेज में होना पड़ेगा, तभी आप ऑब्जेक्टिविटी को अचीव कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि चॉइस ऑफ टॉपिक एंड प्रॉब्लम, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरीज। टॉपिक चूज़ करने से लेकर थ्योरी बनाने तक आपको जो है वैल्यू न्यूट्रल होना होगा। वैल्यू न्यूट्रल रहोगे हर स्टेज में तो आप ऑब्जेक्टिव रिजल्ट्स को अचीव कर पाओगे। समझे कि नहीं समझे?
अब ऑब्जेक्टिविटी क्या है, ये अपने आप में एक फ्रेम ऑफ माइंड है। फ्रेम ऑफ माइंड कहने का मतलब ये है कि मैं अपनी वैल्यूज़ को यूज़ नहीं करूँगा या करूँगी, तभी मैं ऑब्जेक्टिव हो सकता हूँ, तभी मुझे ऑब्जेक्टिविटी मिल सकती है इन दी पर्सनल इन दी सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, ताकि पर्सनल प्रीजुडाइज, प्रेफरेंस, प्रेडिक्शन ऑफ सोशल साइंटिस्ट ये कभी भी आपके डेटा को कंटेमिनेट ना कर सके। तो ऑब्जेक्टिविटी एक फ्रेम ऑफ माइंड है, यानी कि जिसका जितना ऑब्जेक्टिव माइंड होगा वो उतनी ऑब्जेक्टिविटी गेन कर लेगा। जो जितना ज़्यादा इमोशनल होगा सोशल साइंटिस्ट या सोशियोलॉजिस्ट, जितना ज़्यादा वैल्यू लेडन होगा, वो ऑब्जेक्टिविटी अचीव नहीं कर पाएगा। इसीलिए किसी भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन या सोशल इन्वेस्टिगेशन को ऑब्जेक्टिव तभी कहा जाता है व्हेन इट इज़ फ्री फ्रॉम द प्रीजुडाइज ऑफ रेस, कलर, रिलीजन, सेक्स और एनी अदर आइडियोलॉजिकल बाइसेस। ठीक है। नीड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हर सोशोलॉजिस्ट जो है, ऑल इम्पोर्टेंट सोशोलॉजिस्ट, हर प्रमुख सोशोलॉजिस्ट इस चीज़ की बात करता है कि सोशल रिसर्च जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। जैसे कि डर्कहाइम का सोशल फैक्ट्स, यहाँ पर ये डर्कहाइम भी कहते हैं कि सोशल फैक्ट्स मस्ट बी ट्रीटेड एज थिंग्स एंड ऑल प्री कंसीव्ड नोशन अबाउट द सोशल फैक्ट मस्ट बी अबंडन्ड। छोड़ देने चाहिए जितने भी प्री कंसीव्ड नोशन है किसी भी सोशल फैक्ट, जैसे कि सोशल फैक्ट, आप सुसाइड एज अ सोशल फैक्ट की बात करो, जो डर्कहाइम की खुद की स्टडी है, तो किसी व्यक्ति ने सुसाइड की, ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पर ये बहुत हुआ था। कोई कह रहा है क्यों की, कोई ऐसे कह रहा है, कोई वैसे कह रहा है। भाई सुसाइड एक सोशल फैक्ट है और उसके बारे में आपके जो भी प्री कंसीव्ड नोशन है उनको अलग रख दो, उसको ट्रीट करो एज अ थिंग जो कि आप साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। ठीक है। आप स्केलेटन, मतलब जो आपका माइंड होता है ना, उसको भी आप आफ्टर डेथ रीड कर सकते हैं, तो उसको ऐसे आप वो करें। वेबर भी कहते हैं कि वैल्यू न्यूट्रल होना चाहिए सोशियोलॉजी को। वैल्यू न्यूट्रलिटी, मैक्स वेबर कहते हैं, वैल्यू न्यूट्रलिटी इज द ड्यूटी ऑफ सोशियोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई एंड एक्नॉलेज देयर ओन वैल्यूज एंड ओवरकम देयर। सोशियोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी है कि आइडेंटिफाई करे, एक्नॉलेज करे अपनी वैल्यूज़ को, ताकि उन वैल्यूज़ को कभी भी वो अपनी सोशल इन्वेस्टिगेशन के अंदर ना लेके आए, ओवरकम करे अपने पर्सनल बाइसेस को व्हेन कंडक्टिंग सोशल रिसर्च। तो डर्कहाइम और वेबर दोनों के ही बारे में आप लिख सकते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन भी इसके बारे में कहते हैं कि द सोशल साइंटिस्ट मस्ट एबंडन द एथेनोसेंट्रिक यानी कि एथेनिसिटी यानी कि वैल्यूज़, और ईगोसेंट्रिक, अपना ईगो भी छोड़ दो और अपनी एथेनिसिटी भी छोड़ दो, अपनी मॉरलिटी भी छोड़ दो कभी भी जब आप रिसर्च कर रहे हो। गुन्नार मैड्रिल कहते हैं कि द टोटल ऑब्जेक्टिविटी इज़ एन इल्यूजन। टोटल ऑब्जेक्टिविटी आप पा ही नहीं सकते हैं कभी, विच कैन नेवर बी अचीव्ड, क्योंकि कहीं ना कहीं वैल्यूज़ आपकी आके किसी न किसी स्टेज पर टकराती हैं। क्योंकि जितने भी रिसर्च हुए हैं दे आर ऑलवेज गाइडेड बाई दी सर्टेन व्यू पॉइंट्स, एंड व्यू पॉइंट्स के अंदर सब्जेक्टिविटी होती है। तुम्हारा व्यू पॉइंट मेरे व्यू पॉइंट से अलग हो सकता है। ठीक है। तो सवाल था कि डिफ़िकल्टी क्या है। सवाल था प्रॉब्लम ऑफ मेंटेनिंग ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग ऑब्जेक्टिविटी। तो वो यही है, ये सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं भाई, 7 डिफ़िकल्टीज़ हैं। 10 नंबर में पेपर के अंदर क्वेश्चन आया था, ये 7 चीज़ें लिख सकते हैं। और साथ के साथ आप ये गुन्नार मैड्रिल का कोट लिख सकते हैं कि टोटल ऑब्जेक्टिविटी इज़ एन एल्यूजन। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें पर्सनल प्रेफरेंसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इमोशनल टेंडेंसी का इफ़ेक्ट होता है जब भी कोई आप रिसर्च कर रहे हो। क्योंकि आइडियोलॉजी का सबसे बड़ा इश्यू होता है कि अगर एक फेमिनिस्ट व्यक्ति पैट्रियार्की के ऊपर रिसर्च कर रहा है तो वो हमेशा पैट्रियार्की को गलत ही बताएगा, पितृसत्ता को गलत ही बताएगा। बताएगा कि नहीं बताएगा? अगर एक मार्क्सवादी व्यक्ति किसी कैपिटलिस्ट सोसाइटी के ऊपर रिसर्च कर रहा है तो वो हमेशा पूंजीवाद को गलत ही बताएगा, क्योंकि उनकी खुद की आइडियोलॉजी वैसी है। तो इसका मतलब ये है कि भाई फेमिनिस्ट व्यक्ति अपनी पैट्रियार्कल सोसाइटी वाला जो वैल्यू है उसको नहीं छोड़ेगा। ठीक है। तो आइडियोलॉजिकल बाइसेस होंगे एक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो भी आपने बचपन से सीखा है। कन्फ्यूज़न होगा रिगार्डिंग द जनरल नॉलेज, ये भी जो है ऑब्जेक्टिविटी को अचीव करने में दिक्कत करता है, क्योंकि हमारी जनरल नॉलेज जितनी हमको लगती है, हमको लगता है कि हमारी जनरल नॉलेज ही फाइनल अथॉरिटी है। ठीक है। हमारी जनरल नॉलेज जो है वो ही सही है, और कई बार ये चीज़ हमको मिसलीड कर देती है। 5वां कि आपका खुद का इंटरेस्ट क्या है। अगर आप फेमिनिस्ट हो और आप पैट्रियार्कल सोसाइटी के ऊपर रिसर्च कर रहे हो तो आप उसको हमेशा गलत ही बताओगे, महिलाओं के विपरीत बताओगे, बिकॉज ऑब्जेक्टिविटी इज़ मार्ड बाई दी
वेस्टेड, मार्ड का मतलब है कि किसी चीज़ को कम कर देना। ऑब्जेक्टिविटी इज मार्ड बाय द वेस्टेड इंटरेस्ट, हैबिट एंड बाइसेस। आपके खुद के कस्टम्स एंड सोशल व्यूज़ क्या हैं, उनका इफेक्ट जो है रिसर्च के ऊपर हो जाना, उससे भी ऑब्जेक्टिविटी अचीव नहीं कर पाओगे आप, उससे भी दिक्कतें आएंगी। उसके बाद जो आप अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, अगर आप वो अप्रोच जल्दबाजी में यूज़ कर रहे हैं, हरीड अप्रोच, तो भी आप ऑब्जेक्टिविटी नहीं अचीव कर पाएंगे, तो भी आपको ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करने में दिक्कत होगी। व्हेन द प्रॉब्लम नीड्स इमीडिएट अटेंशन, तो हम क्या करते हैं किसी भी कंक्लूजन को एडमिट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कोविड आया था, और कोविड आया था तो दुनिया भर की दवाइयाँ कोरोनिल वोरोनिल पता नहीं क्या क्या आई थी, क्योंकि कभी कोई प्रॉब्लम होती है जिसको इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है, तो जो चीज़ हमारे सामने आ रही है उसके कंक्लूजन की तरह हम उसको दोनों हाथों से एक्सेप्ट करते हैं, दोनों हाथों से। और ये ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ का, उस प्रॉब्लम का इलाज यही हो, तो अचीव करने में ऑब्जेक्टिविटी ये प्रॉब्लम भी होती है। लिख लोगे आप, तो कंक्लूजन क्या है कि ऑब्जेक्टिविटी अटेम्प्ट्स टू एलिमिनेट वैल्यूज़, अ टास्क डिफ़िकल्ट टू अचीव। ऑब्जेक्टिविटी जो है वैल्यूज़ को एलिमिनेट करती है, हालांकि ये टास्क बहुत डिफ़िकल्ट है, वाइल डीलिंग विद द ह्यूमन बींग्स। और कंटेम्प्रेरी रिसर्चर्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिविटी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बट एट द सेम टाइम वो ये बात भी जानते हैं, वो ये बात को भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि के द फ्यूटिलिटी ऑफ ट्राइंग टू विश अवे वैल्यू इन्फ्लुएंस, कि वैल्यू इन्फ्लुएंस को पूरी तरीके से नकार देना कम्प्लीटली फ्रॉम देयर रिसर्च, ये भी फ्यूटल है, ये भी पूर्णतः नहीं हो सकता है। सो वन कैन एक्सेप्ट द प्रिवेलिंग वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी एंड स्टिल रिमेन ऑब्जेक्टिव इन वंस अप्रोच। ये आपका सवाल के लिए कंक्लूजन होगा। तो सवाल पे चलते हैं फिर से। ठीक है, ये तो 2021 में है, जो आपका एक तो पॉजिटिविस्ट अप्रोच से है और एक आपका सोशियोलॉजी एंड अदर साइंसेज वाले टॉपिक से है। 20-20 नंबर के दो बड़े टॉपिक हैं और दोनों ही 20-20 नंबर में पूछे गए हैं। 10-10 नंबर में छोटे टॉपिक पूछे गए हैं। क्या सोशियोलॉजी वैल्यू फ्री साइंस है? हाँ, नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है वो आप डिस्कस करेंगे। कहते हैं कि अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिविटी ज़रूरी है, लेकिन वैल्यू फ्री साइंस नहीं हो सकती है। लिखेंगे, सवालों के आंसर खुद लिखें, इन सवालों के आंसर खुद लिखें। कहते हो ना आंसर राइटिंग करवाओ, आंसर राइटिंग, यही आंसर राइटिंग है। मेथडोलॉजी इज अ सिस्टम, ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक मेथडोलॉजी पे क्वेश्चन है, इसको खुद लिखिएगा। अब इस सवाल का जो जवाब है वो यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, आप इसको एक बार ही रेफर कर सकते हैं कि एग्जामिन द प्रॉब्लम एंड मेंटेन द ऑब्जेक्टिविटी एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी इन द सोशल साइंस रिसर्च। तो जितना मैंने कराया है वैसे लिखोगे ज़्यादा ईजी रहेगा। फैक्ट एंड वैल्यूज आर डिफरेंट बट नॉट डिसएंगेज टू ईच अदर। वैल्यू फ्रीडम इज़ नॉट पॉसिबल, वेबर का यही मानना है, वी बिलीव द कंप्लीट वैल्यू फ्रीडम इज़ नॉट पॉसिबल। उस चीज़ को आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। क्या समाजशास्त्र एक वैल्यू निरपेक्ष, मूल्य निरपेक्ष विज्ञान है? ये लिख के आना। वेबर का मानना है कि द कंप्लीट वैल्यू फ्रीडम इज़ नॉट पॉसिबल। फैक्ट एंड वैल्यू डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है, डिसएंगेज्ड नहीं है। वेबर ने प्रपोज किया सोशियोलॉजिस्ट को कि डिस्टिंग्विश करें और रिकॉग्नाइज करें अपनी खुद की क्वालिटीज़ को, अपने खुद के व्यू पॉइंट्स को, और फिर बीट देयर ओन, बीट मतलब कि उनको अपने आप में दबा दें, बीट देयर ओन प्री डिस्पोजिशंस वाइल लीडिंग दी सोशियोलॉजिकल रिसर्च एंड दिस ही नेम्ड एज वर्थ नॉन पार्टीशनशिप। इसको कहते हैं नॉन पार्टीशनशिप, यानी कि आपने पार्टिसिपेट, हमें दूसरों के ऊपर रिसर्च करनी है, हमको खुद उस रिसर्च का हिस्सा नहीं बनना है, खुद को पार्टिसिपेंट नहीं बनाना है। Consequently, he guaranteed that an analyst can be objective once a theme of research has been picked। ठीक है, एक बार अगर वो थीम रिसर्च की पिक कर ले, उसके बाद उसको ऑब्जेक्टिव होना ही चाहिए। ठीक है, गाउंडलर क्या कहते हैं कि दैट ऑल सोशियोलॉजिस्ट विल इन जनरल सब्सक्राइब टू स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ डोमेन सपोजिशन विच डायरेक्ट द मैनर इन विच रिसर्च इज लेस्ड, कि हर कोई सोशियोलॉजिस्ट जो है अपना डोमेन खुद चूज़ करता है और इसी चीज़ से पता चलता है कि उसकी रिसर्च जो है किस तरीके से आगे जाएगी और किस तरीके से एंड आर कम टू, किस तरीके के एंड्स आएंगे। पोस्ट मॉडर्निस्ट लाइक लियोटार्ड रिजेक्ट कर देते हैं, वो कहते हैं कि भाई इस तरीके से रिफ्लेक्ट आप नहीं कर सकते। सोशल गैदरिंग में आप एस्टिमेशंस जो हैं, आप अपनी लर्निंग, टारगेट लर्निंग एंड सपोर्टेड दैट, कि किसी भी टारगेट लर्निंग को डिलीवर करने में या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करते टाइम व्यक्ति की सोशल गैदरिंग के जो एस्टिमेशंस होते हैं ना, वो रिफ्लेक्ट होते ही होते हैं।
यानी कि पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं कि वैल्यू फ्री होना थोड़ा मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। एंटनी गिडेंस का आप पूरा कोट लिख सकते हैं कि ये कहते हैं कि दैट स्ट्रक्चर विच इज़ लार्जली सीन एन ऑब्जेक्टिव एंड सोशल एक्शन विच इज़ सीन एज वैल्यू लेडन, कि आपके रिसर्च का जो स्ट्रक्चर है वो ऑब्जेक्टिव दिखता है, लेकिन जो आपके सोशल एक्शंस हैं, समाज के अंदर जो सोशल एनालिसिस है, वो तो सोशल एक्शन तो वैल्यू लेडन है, वो तो वैल्यूज से भरे हुए हैं। समाज के अंदर कोई भी चीज़ हो रही है वो तो वैल्यूज से भरे हुए हैं। इज टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन एंड कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, क्योंकि समाज के ऊपर आप स्टडी कर रहे हो, समाज तो वैल्यूज से भरा हुआ है, लेकिन जो रिसर्च स्ट्रक्चर्ड की है वो तो ऑब्जेक्टिव है। तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो ना कभी साथ आ सकते हैं और ना ही एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। दास कैपिटल ये मार्क्स की लिखी हुई बुक है, ठीक है। मार्क्स खुद जो है जीवन भर ऑप्रेस किए गए बचपन में, और उन्होंने दास कैपिटल लिखी। कैपिटल वो सी है, ये फ्रेंच भाषा में है, सॉरी डच भाषा में है, तो इसको के से लिखा है, अदरवाइज ये दी कैपिटल नाम है इसका। वेबर ने ब्यूरोक्रेसी को देखा अगेंस्ट ह्यूमन फ्रीडम, एंड उन्होंने जो है बुक लिखी ब्यूरोक्रेसी की, क्योंकि इन लोगों ने ये चीज़ देखी अपनी लाइफ में, ये चीज़ अपनी लाइफ में इन्होंने देखी। अगर आप वेबर के बारे में पढ़ेंगे, जब मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, तो वेबर के जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़े जो है ओहदे पर थे अपने देश के अंदर, तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को बहुत निकट से देखा है, और उन्होंने बताया कि ब्यूरोक्रेसी जो है ह्यूमन फ्रीडम के अगेंस्ट है। अब भाई ये वेबर की खुद की स्टडी है, और इसमें उन्होंने खुद की अपनी वैल्यूज़ को, अपने लाइफ के जो चीज़ें उन्होंने देखी हैं उनको यहाँ पर डाला है। दास कैपिटल, भाई मार्क्स खुद अपने पूरे जीवन में यही कहते रहे कि कैपिटलिज्म खराब है, क्योंकि बचपन में उन्होंने वही देखा, क्योंकि वैल्यू रिलीवेंस वुड इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ टॉपिक ऑफ स्टडी। आप वही टॉपिक चूज़ करते हो अपनी स्टडी के लिए जो आपकी वैल्यूज़ आपको कहती हैं। समझे कि नहीं समझे? तो ये तीनों टॉपिक हो गए। इन तीनों टॉपिक पे इस यूनिट से कैसे कैसे सवाल आए 2021 में, 20 में, ये मैंने आपको बता दिया। 19-18 कम से कम पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स आप उठाइए, और अगर आप ज़्यादा कर सकते तो 2015 से 2021 तक के पेपर उठाओ, 7 साल के, ठीक है, 6-7 साल के पेपर हैं, और इनको देखो कि इनमें क्या क्या क्वेश्चन आए हैं जो यूनिट आप पढ़ रहे हो उससे, और क्या क्या आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, और अगर नहीं कर सकते हो तो पूछो मुझसे कि क्या लिखना है उन क्वेश्चंस के अंदर, तब तो आप कुछ पढ़ पाओगे, अदरवाइज़ नहीं। 2015 से 21 तक के पेपर उठा लें, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। ये एक टिक आपका जो आपके उंगली पे बहुत ज़्यादा वज़न नहीं डालेगा, ये बहुत बड़े चेंज लेके आ सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये तो मैं बाद में पढ़ाऊँगा। टिल देन टेक केयर, बाय। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। चलिए।